सबसे बुद्धिमान, सबसे मेहनती लोग भी कभी कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते, जबकि औसत क्षमता वाले लोग बड़े परिणाम डिलीवर कर देते हैं। आखिर फर्क क्या है? पेन पॉइंट: ज्यादातर पेशेवर प्रोफेशनल्स अपना दिन मीटिंग्स, ईमेल और जरूरी अर्जेंट कामों में बिता देते हैं, लेकिन उनका असली और सार्थक योगदान कहीं पीछे छूट जाता है। व्यस्त होना और असरदार होना, बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग इफेक्टिव, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। प्रॉमिस: इस वीडियो में हम पीटर ड्रकर की क्लासिक किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव का पूरा सारांश देखेंगे। 7 अध्यायों में आप सीखेंगे कि अपना समय, अपनी ताकत और अपने फैसलों को कैसे प्रबंधित करें, ताकि आप सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में असरदार, इफेक्टिव बने। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इफेक्टिवनेस कैन बी लर्न्ड। असरदार होना सीखा जा सकता है। कोर असरदार होना कोई जन्मजात या मान ली गई प्रतिभा, टैलेंट नहीं है। ये एक आदत है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है, चाहे आपकी प्राकृतिक क्षमता कैसी भी हो। डीप ड्रकर स्पष्ट करते हैं कि नॉलेज वर्कर्स जो अपने दिमाग से काम करते हैं, हाथों से नहीं, की प्रभावशीलता को मापना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका आउटपुट सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता, एक फैक्ट्री वर्कर के आउटपुट के विपरीत। इसलिए हर नॉलेज वर्कर को खुद अनुशासन के साथ अपनी प्रभावशीलता बनानी पड़ती है। कोई भी अपने आप असरदार नहीं बनता, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान या मेहनती क्यों न हो। किताब में ड्रकर अपने कंसल्टिंग करियर के अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने देखा कि कंपनी के सबसे प्रतिभाशाली एग्जीक्यूटिव कभी-कभी सबसे कम असरदार होते थे, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता गतिविधियों, एक्टिविटी में ही सिमट कर रह जाती थी, परिणामों, रिजल्ट्स में नहीं बदल पाती थी। एक अत्यधिक बुद्धिमान एग्जीक्यूटिव जो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा विचार देता है, लेकिन वास्तविक परिणाम कम देता है, बनाम एक औसत क्षमता वाला एग्जीक्यूटिव जो चुनिंदा प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज पर काम करता है और लगातार परिणाम डिलीट करता है। ये आदत के निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन के सिद्धांत से जुड़ा है। कोई भी व्यवहार जब लगातार दोहराया जाता है तो एक ऑटोमेटिक आदत बन जाता है। असरदार होना भी ऐसे ही अभ्यास की गई आदतों का परिणाम है, न कि कोई जन्मजात खूबी। एक्शन अपनी प्रभावशीलता को एक हुनर, स्किल की तरह ट्रीट करें, जिसका जानबूझकर अभ्यास करना है, न कि कोई ऐसा तय गुण जो आपके पास है या नहीं। आज ही खुद से पूछें, पिछले हफ्ते मैंने क्या ऐसा परिणाम हासिल किया जो वाकई मायने रखता है? चैप्टर 2, नो दाई टाइम। अपने समय को पहचानो। कोर असरदार एग्जीक्यूटिव अपने काम से नहीं, बल्कि अपने समय की योजना, प्लानिंग से शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय एक ऐसा अनोखा और कभी न लौटने वाला संसाधन है जिस पर आपका नियंत्रण हो सकता है। डीप ड्रकर के मुताबिक ये प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। रिकॉर्डिंग, अपने वास्तविक समय को ट्रैक करें, न कि वह जो आप सोचते हैं कि कहा जाता है। मैनेजिंग, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों की पहचान करके उन्हें खत्म करें। कंसोलिडेटिंग, बचे हुए समय को बड़े और बिना बाधा वाले ब्लॉकों में जोड़ें, क्योंकि छोटे छोटे टूटे हुए समय में कोई भी गहरा और महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। किताब में एक ऐसे एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है जो इस बात से पूरी तरह आश्वस्त था कि उसका समय अच्छे से मैनेज हो रहा है, लेकिन जब उसने अपने वास्तविक समय को लॉग किया तो पता चला कि उसका 70% समय मीटिंग्स और रुकावटों में जा रहा था, जबकि वो सोचता था कि वो रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक कामों पर ध्यान दे रहा है। 2 मैनेजर, एक जिसका दिन 15 मिनट के टुकड़ों में बंटा हुआ है, कॉल, ईमेल, छोटी मीटिंग्स, बनाम दूसरा जो अपना दिन गहरे काम, डीप वर्क के लिए 2 से 3 घंटे के निर्बाध ब्लॉकों में बांटता है। दूसरा मैनेजर कहीं ज्यादा सार्थक आउटपुट देता है। ये आत्मधारणा के पूर्वाग्रह, सेल्फ परसेप्शन बायस से जुड़ा है।
हमारा दिमाग जानबूझकर अपने उस समय के इस्तेमाल को बढ़ा चढ़ाकर देखता है जो उत्पादक, प्रोडक्टिव लगता है। वास्तविक डेटा जुटाना, रिकॉर्डिंग ही इस भ्रम को तोड़ता है। एक्शन कम से कम 1 हफ्ते तक अपना वास्तविक समय रिकॉर्ड करें। हर गतिविधि और उसकी अवधि बिना किसी फैसले के सिर्फ दर्ज करें। अभी से एक साधारण टाइम लॉग शुरू करें। अगले 3 घंटों में आप क्या क्या करते हैं उसे लिखकर ट्रैक करें। चैप्टर 3, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, मैं क्या योगदान दे सकता हूं। कोर असरदार एग्जीक्यूटिव अपना ध्यान मुझे क्या करना है से हटाकर इस बात पर लगाते हैं कि मैं संगठन के लिए क्या योगदान दे सकता हूं। ये सोच उनका पूरा नजरिया बदल देती है। डीप ड्रकर समझाते हैं कि जब लोग सिर्फ अपनी नीचे की जिम्मेदारियों, काम, मेहनत, घंटे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे गतिविधियों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जब वे योगदान, परिणाम, प्रभाव, मूल्य पर ध्यान देते हैं तो उनका काम अपने आप संगठन के बड़े लक्ष्यों के साथ जुड़ जाता है। योगदान मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में हो सकता है: सीधे परिणाम लाना, मूल्यों या लक्ष्यों को मजबूत करना और भविष्य के लीडर्स तैयार करना। किताब में एक नए एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है जो अपना पहला साल सिर्फ ये समझने में बिताता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है, लेकिन जब वो ये पूछता है कि मैं क्या अनूठा योगदान दे सकता हूं, तब उसका असली प्रभाव दिखना शुरू होता है। एक कर्मचारी जो सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का पालन करता है बनाम एक कर्मचारी जो सक्रिय रूप से पूछता है कि टीम या कंपनी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है जो मैं दे सकता हूं। दूसरा व्यक्ति तेजी से पदोन्नत होता है और ज्यादा मूल्यवान महसूस करता है। ये उद्देश्य प्रेरित प्रेरणा, पर्पस ड्रिवन मोटिवेशन से जुड़ा है। जब लोग अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य या योगदान से जोड़ते हैं तो उनकी आंतरिक प्रेरणा और संतुष्टि काफी बढ़ जाती है, सिर्फ टास्क पूरा करने की तुलना में। एक्शन अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से आगे सोचकर खुद से पूछें, इस संगठन या टीम की सबसे बड़ी जरूरत क्या है जिसे मैं अनूठे तरीके से पूरा कर सकता हूं। आज ही अपने मैनेजर या टीम से पूछें, आपके हिसाब से मेरा सबसे मूल्यवान योगदान क्या हो सकता है। चैप्टर 4, मेकिंग स्ट्रेंथ प्रोडक्टिव, खूबियों को उत्पादक बनाना। कोर असरदार एग्जीक्यूटिव अपनी और दूसरों की खूबियों, स्ट्रेंथ्स पर काम करते हैं। कमियों को सुधारने में अपना समय बर्बाद नहीं करते क्योंकि परिणाम सिर्फ खूबियों से ही मिलते हैं। डीप ड्रकर का मानना है कि हर इंसान में कमियां होती हैं और उन्हें न्यूनतम करना जरूरी है, लेकिन उन पर जुनूनी होना समय की बर्बादी है। इसके बजाय असरदार मैनेजर अपनी टीम का गठन इस तरह करते हैं कि हर सदस्य की खूबी का अधिकतम इस्तेमाल हो और कमियां खुद ब खुद गैर जरूरी हो जाएं, क्योंकि कोई दूसरा उन्हें संभाल रहा है। ये बात भर्ती के फैसलों, स्टाफिंग डिसीजंस पर भी लागू होती है। हायर करते समय खूबियों को देखें, परफेक्ट ऑलराउंडर की तलाश न करें। किताब में ड्रकर जनरल मोटर्स के अल्फ्रेड स्लोन का उदाहरण देते हैं जो जानबूझकर अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखते थे जिनकी खूबियां अलग अलग थी और वे उन्हें उनकी खूबी के हिसाब से भूमिकाएं देते थे, न कि उनसे ऑलराउंडर होने की मांग करते थे। एक मैनेजर जो अपनी टीम के सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले को सुधारने में सारा समय लगा देता है बनाम एक मैनेजर जो अपने सबसे बेहतरीन परफॉर्मर की अनूठी खूबी को पहचानकर उसका और ज्यादा लाभ उठाता है। दूसरा मैनेजर कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम देता है। ये खूबियों पर आधारित विकास, स्ट्रेंथ्स बेस्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत से जुड़ा है। रिसर्च बताती है कि खूबियों पर ध्यान देने से प्रदर्शन और जुड़ाव दोनों काफी बढ़ते हैं, जबकि सिर्फ कमियों को सुधारने से इंसान सिर्फ औसत स्तर तक ही पहुंच पाता है। एक्शन अपनी टीम या खुद की शीर्ष 2 से 3 खूबियों को पहचाने और उन्हें अपनी भूमिकाओं और कामों में अधिकतम इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढें। आज ही अपनी सबसे बड़ी खूबी पहचाने और सोचे कि आज के काम में आप उसका और ज्यादा उपयोग कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 5, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले जरूरी काम।
कोर असरदार एग्जीक्यूटिव एक समय में एक ही प्राथमिकता प्रायोरिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरा किए बिना अगली प्राथमिकता पर नहीं जाते। वे मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि सीक्वेंसिंग क्रमबद्धता करते हैं। डीप ड्रकर के सिद्धांत बहुत सरल है। भविष्य को देखें, अतीत को नहीं। पुरानी और अब काम न आने वाली प्रतिबद्धताओं को छोड़ें। अवसर पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। सिर्फ आग बुझाना बंद करें। अपनी अनूठी दिशा चुनें। दूसरों का आंख मूंद कर अनुसरण न करें। बड़े और साहसिक लक्ष्य निर्धारित करें जो वास्तविक बदलाव लाएं, छोटे और सुरक्षित लक्ष्य नहीं। किताब में एक ऐसे एग्जीक्यूटिव का उदाहरण है जो अपना समय पुराने लीगेसी प्रोजेक्ट्स जो कभी काम के थे अब नहीं को बचाने में खर्च कर रहा था, जब तक कि उसने उन्हें औपचारिक रूप से त्याग अबैंडन नहीं दिया और नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। एक मैनेजर जो एक समय में 5 से 6 प्राथमिकताओं पर समानांतर काम करता है, सब में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, बनाम एक मैनेजर जो एक प्राथमिकता चुनकर पहले उसे पूरा करता है। दूसरा मैनेजर कहीं ज्यादा सार्थक और पूर्ण परिणाम डिलीट करता है। ये टास्क स्विचिंग लागत टास्क स्विचिंग कॉस्ट से संबंधित है। जब हम कई प्राथमिकताओं के बीच स्विच करते हैं तो मानसिक बोझ बढ़ता है और कुल दक्षता एफिशिएंसी कम हो जाती है। सिंगल फोकस और गहरा काम डीप वर्क हमेशा बेहतर आउटपुट देता है। एक्शन अपनी प्राथमिकता की सूची को छोटा रखें। सिर्फ 1 से 2 चीजें जो अभी सबसे पहले करने लायक है, बाकी सबको सचेत रूप से बाद में के लिए टाल दे। आज ही अपनी टू डू लिस्ट में से सबसे जरूरी एक काम चुनें और उसी को पहले पूरा करें, बाकी सब किनारे रख दें। चैप्टर 6 द एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने के बुनियादी तत्व। कोर असरदार फैसले सामान्य जेनेरिक समस्याओं के लिए नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, न कि हर स्थिति को अनोखा मानकर बार बार नया फैसला लेने पर। डीप ड्रकर फैसले लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित चरणों में तोड़ते हैं। वर्गीकरण क्लासिफाई, ये पहचाने की समस्या सामान्य है यानी बार बार दोहराए जाने वाला पैटर्न, या असाधारण वाकई कोई अनोखी घटना। सीमाएं तय करें बाउंड्री कंडीशंस, स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि फैसले से क्या हासिल करना है और उसकी सीमाएं क्या है। पहले सोचें सही क्या है और समझौते कॉम्प्रोमाइजेस के बारे में बाद में सोचें। शुरुआत से ही बीच का रास्ता न तलाशने लगे। किताब में एक कंपनी का उदाहरण है जो हर ग्राहक की शिकायत को अनोखा मानकर अलग अलग समाधान देती थी, जब तक कि उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि 90% शिकायतें एक ही जैसे पैटर्न की थी, जिनके लिए एक मानक नीति स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई जा सकती थी। एक मैनेजर जो हर समस्या को खास मामला मानकर हर बार नया समाधान खोजता है, बनाम एक मैनेजर जो पहले पूछता है क्या ये कोई बार बार होने वाला पैटर्न है और उसके लिए एक बार उपयोग होने वाला सिद्धांत बना लेता है। दूसरा मैनेजर कहीं ज्यादा सुसंगत और कुशल फैसले लेता है। ये मानसिक बोझ को कम करने कॉग्निटिव लोड रिडक्शन से जुड़ा है। जब हम सामान्य समस्याओं के लिए पहले से नियम बना लेते हैं तो हर बार नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मानसिक ऊर्जा उन फैसलों के लिए बचती है जो वाकई अनोखे और महत्वपूर्ण होते हैं। एक्शन जब भी कोई समस्या आए, सबसे पहले पूछें क्या ये कोई ऐसा पैटर्न है जो पहले भी हो चुका है या ये सच में अनोखा है। आज ही अपनी पिछली 5 समस्याओं और फैसलों की समीक्षा करें। देखें कि उनमें से कितनी सचमुच अनोखी थी और कितनी किसी दोहराए जाने वाले पैटर्न का हिस्सा थी। चैप्टर 7 इफेक्टिव डिसीजंस, असरदार और पक्के फैसले। कोर्स सबसे अच्छे फैसले तब लिए जाते हैं जब असहमति, डिसएग्रीमेंट और विरोधी विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। सबकी रजामंदी कंसेंसस से नहीं, बल्कि विरोधी विचारों कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस से ही सही फैसला निकलता है। डीप ड्रकर के मुताबिक एक असरदार फैसले की प्रक्रिया में अलग अलग और विरोधी विचारों की सक्रिय तलाश करें
अगर सब तुरंत सहमत हो रहे हैं तो हो सकता है कि फैसले पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया है। शैतान के वकील, डेविल्स एडवोकेट का दृष्टिकोण अपनाएं। विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें। फैसला लेने के बाद स्पष्ट रूप से तय करें कि कार्रवाई कौन करेगा, कब तक करेगा और सफलता को कैसे मापा जाएगा। फीडबैक लूप। किताब में अल्फ्रेड स्लोन का एक और उदाहरण है। जब उनके बोर्ड में सभी लोग एक प्रस्ताव पर तुरंत राजी हो गए तो उन्होंने मीटिंग ये कहते हुए स्थगित कर दी कि हम सब सहमत हैं, इसलिए हमें असहमति खोजने के लिए और समय चाहिए ताकि कमियों या अंध बिंदुओं, ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचाना जा सके। एक टीम जो बिना किसी बहस के तुरंत एक फैसले पर राजी हो जाती है और बाद में बड़ी गलतियों का पता लगाती है, बनाम एक टीम जो पहले जानबूझकर अलग अलग राय आमंत्रित करती है और एक अधिक मजबूत व पुख्ता फैसला लेती है। ये ग्रुप थिंक से संबंधित है। जब टीम के सदस्य आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए असहमति से बचते हैं तो फैसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। संचित असहमति, रचनात्मक टकराव हमेशा बेहतर परिणाम देती है। एक्शन। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले जानबूझकर कम से कम एक विरोधी दृष्टिकोण, अपोजिंग व्यू की तलाश करें और उस पर गंभीरता से विचार करें। आज ही अपने किसी आगामी फैसले के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से राय लें जो आपसे असहमत हो सकता है। आउटरो मॉड्यूल। चैप्टर समरी। एक नजर में। इफेक्टिवनेस कैन बी लर्न्ड। असरदार होना कोई प्रतिभा नहीं बल्कि सीखी जाने वाली आदत है। नो दाई टाइम। अपने वास्तविक समय को ट्रैक करें, फिर उसे प्रबंधित और समेकित, कंसोलिडेट करें। व्हाट कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। सिर्फ काम पर नहीं, अपने योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दें। मेकिंग स्ट्रेंथ प्रोडक्टिव। कमियों को सुधारने से ज्यादा अपनी खूबियों, स्ट्रेंथ्स का पूरा फायदा उठाएं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एक समय में एक ही प्राथमिकता जो बड़ी और भविष्य पर केंद्रित हो। द एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सामान्य समस्याओं के लिए नियम सिद्धांत बनाएं। हर बार नया न सोचें। इफेक्टिव डिसीजंस। रजामंदी से नहीं बल्कि रचनात्मक असहमति से बेहतरीन फैसले आते हैं। कोर टेकअवे। मुख्य सीख। असरदार होना कोई जन्मजात उपहार नहीं है। ये अनुशासन, आदतों और सचेत अभ्यास से बनता है और कोई भी इसे सीख सकता है। यदि ये सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन सहकर्मियों के साथ शेयर करें जो अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सुधारना चाहते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि रोज नए जीवन दलने वाले ऑडियो बुक्स आपको मिलते रहें। क्लोजिंग लाइन। याद रखिए, व्यस्त होना आसान है, असरदार होना एक चुनाव है। अपने समय, अपनी खूबियों और अपने फैसलों को सचेत रूप से प्रबंधित करें और सच्चे अर्थों में प्रभावशाली बने। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। होस्ट पंकज कुमार राज।